प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 8 समास का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। आज इस व्याख्यान में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और इससे पहले यानी कि व्याख्यान 1 में जो मैंने आपको समास के बारे में पढ़ाया, उससे संबंधित जो मैंने आपको गृह कार्य दिया था, उस गृह कार्य की चर्चा भी हम इसी व्याख्यान में करेंगे। लेकिन व्याख्यान 2 का अभ्यास कार्य करने से पहले थोड़ा सा व्याख्यान 1 यानी समास के बारे में फिर से दोहराते हैं। तो बेटा, व्याख्यान 1 में हमने पढ़ा था समास की परिभाषा। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने, मिलाने या संक्षिप्त यानी छोटा करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। फिर हमने पढ़े समास के भेद। सबसे पहला भेद है हमारे पास तत्पुरुष समास। किसी भी समास को करने के लिए कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जिन्हें आप याद रखेंगे, यानी कि कुछ नियम हैं, और यदि ये नियम आपको याद रहते हैं तो आप समास का नाम जानने में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही उसका समस्त पद विग्रह करने में, ना ही समस्त पद बनाने में। तो पहला हमारा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के लिए बेटा आपको 3 बातें याद में रखनी है। सबसे पहली कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। जैसे आपके पास यहाँ उदाहरण है विद्यालय। क्या है शब्द? विद्यालय। यदि इसका समस्त पद विग्रह किया जाए तो वो होगा विद्या का आलय। आलय, आलय मायने घर। विद्या कहो तो विद्या का आलय। हिम अगर लगा दो तो हिम का आलय, और पुस्तक अगर लगा दो तो पुस्तक का आलय। लेकिन प्रधानता किसकी है? उत्तर पद आलय की। तो विद्या क्या है? गौण पद। ठीक है, उत्तर पद जो है वो प्रधान है यानी कि आलय। विद्या जो है वो पूर्व पद है, पूर्व पद यहाँ पर गौण है। और देखिए विद्या का आलय है, का संबंध कारक। तो यहाँ जो कारक चिन्ह है इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, यानी कि ये छिप जाते हैं। तो विद्या का आलय विद्यालय। कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास। अब बेटा दूसरा है कर्मधारय समास। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है। उदाहरण से जानते हैं बेटा, नील कमल। नील मायने नीला और कमल मायने कमल का फूल। नीला है जो कमल। ठीक है, तो नील कमल। अब कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो नीले रंग का है। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य है, जिससे हमें पता चला कि ये कौन सा समास है जहाँ विशेषण और विशेष्य आएगा? कर्मधारय समास। तीसरा है बेटा द्विगु समास। अब द्विगु समास के लिए आपको क्या याद रखना था? कि द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह का बोध कराता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण से ही आपको पता चलेगा। चतुर्भुज। चतुर मायने 4, 4 भुजाओं का समूह। देखिए पूर्व पद 4 संख्यावाची विशेषण है और उत्तर पद समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, तो 4 भुजाओं का समूह चतुर्भुज। कौन सा समास है ये? द्विगु समास। अगला है बेटा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
कौन कौन से पद प्रधान होते हैं? दोनों की प्रधानता होती है। जैसे भाई बहन, इसमें योजक चिन्ह लगता है, और इस योजक चिन्ह को खोलने पर यानी कि समस्त पद विग्रह करने पर हमारे पास क्या होगा? और, या, अथवा, इस तरह से ये जो समुच्चय बोधक कनेक्टर्स हैं, योजक है, ये मिलेंगे हमें। तो भाई बहन, भाई और बहन, तो भाई और बहन दोनों ही यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या हैं? मुख्य पद हैं। अगला है बेटा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद क्या हैं? गौण पद। और ये दोनों गौण पद मिलकर जिस तीसरे पद के बारे में बात करते हैं वही प्रधान होता है। कैसे? नील माने नीला, कंठ माने गला, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ ना नीले की विशेषता है न कंठ की विशेषता है, विशेषता किसकी है? शिव की। यानी कि नीला और कंठ तो क्या है? गौण पद, लेकिन इन दोनों गौण पदों ने मिलकर एक जो समस्त पद बनाया, नया पद बनाया, वो क्या है? शिव, अर्थात शिव। ये क्या है? मुख्य पद। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान होता है। और छठा हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद क्या है? पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय यानी अविकारी, जिससे जो है जिसमें लिंग वचन कारक की वजह से कोई भी बदलाव नहीं आता। जैसे आप यहाँ देखें, यथा संभव, हमने क्या उदाहरण लिया है? यथा संभव। यथा मायने जैसा और संभव मायने संभव हो। यथा संभव, जैसा संभव हो। और यथा का अर्थ के अनुसार भी होता है। जैसे यथा नीति, नीति के अनुसार, यथा रीति, रीति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। तो यथा जो है वो वहां पर क्या है? अव्यय। और वो जिस यानी दूसरे उत्तर पद के साथ जुड़ रहा है उसके साथ मिलकर जो शब्द बनाता है उस पूरे शब्द को भी क्या बना देता है? अव्यय ही बना देता है। तो ये हमने पढ़ा था अपने पिछले व्याख्यान में। अब बढ़ते हैं हम अपने व्याख्यान 2 के अभ्यास कार्य की ओर। तो बेटा पहला प्रश्न अभ्यास कार्य में है, निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। ये कुछ वाक्य हैं, इनके सामने इन्हें पढ़ो और पढ़ने के बाद जो है सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो हमारा पहला वाक्य क्या है? समस्त पद की रचना पूर्व पद तथा उत्तर पद के योग से होती है। बिल्कुल सही। क्या है ये? बिल्कुल सही, क्योंकि हमने समास के बारे में क्या पढ़ा है कि उसमें 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो उससे जो नया पद बनता है वो समस्त पद यानी समास कहलाता है। तो इसलिए हमारा यह वाक्य ठीक है। दूसरा वाक्य है हमारे पास बेटा, जब पूर्व पद तथा उत्तर पद को जोड़ा जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। बिल्कुल गलत। क्यों? जोड़ने की प्रक्रिया समास विग्रह नहीं है। समास विग्रह है अलग करने की प्रक्रिया। जोड़ने की प्रक्रिया तो कहलाती है समस्त पद यानी समास। तो इसलिए हमारा ये वाक्य क्या है बेटा? गलत है। अगला वाक्य हमारे पास है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। बिल्कुल सही। हमने अभी तत्पुरुष समास किया और तब हमने ध्यान में 3 बातें रखी कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि कारक चिन्ह छिप जाते हैं। तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो हमारा यह वाक्य भी हमको क्या बता रहा है?
तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए हमारा ये वाक्य क्या है, सही। तत्पुरुष तथा द्विगु समास कर्मधारय समास के उपभेद हैं, नहीं, गलत। तत्पुरुष तथा द्विगु समास कर्मधारय समास के उपभेद नहीं है, इसलिए ये वाक्य भी क्या है, ये वाक्य गलत है। अगला है बेटा हमारे पास, द्विगु समास में उत्तर पद सदैव संख्यावाची होता है। द्विगु समास में उत्तर पद सदैव संख्यावाची होता है। अब ये क्या है, वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर पद नहीं, पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह का बोध कराता है, तो इसलिए ये वाक्य भी हमारा क्या है, गलत है। अगला है बेटा, बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ये वाक्य सही है। ये वाक्य इसलिए सही है क्योंकि बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद क्या होते हैं, गौण होते हैं, और ये दोनों गौण पद मिलकर जिस तीसरे पद के बारे में हमको बताते हैं वही तीसरा पद जो है प्रधान होता है, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। अगला है हमारे पास बेटा, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, ये वाक्य भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास के बारे में हमने पढ़ा है कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है और वह जो समस्त पद बनाता है उस पूरे समस्त पद को अव्यय ही बना देता है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। सही और गलत कुछ वाक्य थे जिन्हें पढ़कर हमें ये बताना था कि ये वाक्य सही हैं या गलत। अब है बेटा प्रश्न संख्या 2, मिलान करना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास वर्ग 1 में जो है उदाहरण है और वर्ग 2 में हमारे पास समास के नाम हैं। हमें जो है इन उदाहरणों को पढ़ना है और समास के साथ मिलाना है। पहला है बेटा डाक घर, डाक का घर, डाक घर, डाक का घर, कौन सा समास है ये? इसमें कारक चिन्ह आया है, घर उत्तर पद है और ये प्रधान है, तो इसलिए ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दूसरा है नीलकंठ, नीला कंठ है जो, यानी कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव नहीं, अगर इसका समस्त पद विग्रह हो, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये जाएगा बहुव्रीहि में। लेकिन यहाँ तो विशेषण और विशेष्य का संबंध है, यानी कि कंठ विशेष्य है और कैसा कंठ है? नीला, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये क्या है? कर्मधारय समास। कौन सा समास है बेटा? कर्मधारय समास। तीसरा देखो बेटा, फिर से नीलकंठ है और अब आ गया नीला है कंठ जिसका, तो हम इसको किससे मिला देंगे? हम इसे मिलाएंगे बहुव्रीहि समास से। किससे मिलाएंगे बेटा? बहुव्रीहि समास से। अगला है त्रिभुज, तीनों भुजाओं का समाहार, समाहार मायने समूह, तो त्रि मायने 3, संख्यावाची आया और पीछे यानी उत्तर पद किसका बोध करा रहा है? समूह का, तो ये कौन सा समास है? बिल्कुल सही, द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास में हमने पढ़ा है जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह का बोध कराता है। आज कल, कौन सा है? आज कल, आज कल कौन सा समास है? अब ये है अव्ययी भाव समास। आज जो है यहाँ पर अव्यय है, तो इसलिए ये क्या है? अव्ययी भाव समास।
अगला है बेटा गंगा जल। गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल। गंगा का जल यानी तत्पुरुष समास। का जल, का हमारे पास कारक चिन्ह आया जिसका हमने लोप कर दिया। जल जो है उत्तर पद है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है, तो ये किससे जाकर मिलेगा? तत्पुरुष समास से। अगला है घन श्याम। घन के समान श्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। तो ये कौन सा समास है? कर्म धार्य समास। आमरण, अब देखो आ क्या है? अव्यय। आ जीवन, तो जीवन तक, आमरण मरने तक, तो आ यहाँ पर क्या है? अव्यय, तो इसलिए ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है बेटा? अव्ययी भाव समास। अब है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। हमें समस्त पद दिए, इनका हमें विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। हमारे पास पहला समस्त पद है बेटा पाप पुण्य। देखो पाप और पुण्य में क्या है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जहां पर आएगा तो वो क्या है? द्वंद्व समास, क्योंकि जिसे खोलने पर और या अथवा हमें ये समुच्चय बोधक मिलेंगे। तो द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह लगता है और योजक चिन्ह का समस्त पद विग्रह करने पर यानी कि उसे खोलने पर या और अथवा आदि जो समुच्चय बोधक शब्द हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अगला है बेटा महादेव। महान है जो देव। देवता के बारे में क्या बताया कि वो महान है, वो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा समास है? ये है बेटा कर्मधारय समास। तो पहला पाप पुण्य, पाप या पुण्य, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, द्वंद्व समास। महादेव, महान है जो देव, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला है तिराहा। ती मायने तीन और राह राह, राहों का, रास्तों का समूह। तो तीन राहों का समूह, तीन संख्यावाची पद है, समूह का बोध उत्तर पद करा रहा है, तो ये है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में हमने पढ़ा कि पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद समूह का बोध कराता है। तो तिराहा क्या होगा? तीन राहों का समूह, कौन सा समास? द्विगु समास। आ जन्म, फिर आ गया हमारे पास आ क्या है? अव्यय। आ जन्म, जन्म से लेकर, आ जन्म, जन्म से लेकर, कौन सा समास है ये? अव्ययी भाव समास, क्योंकि आ हमारे पास क्या है? अव्यय। अगला है बेटा घुड़सवार। घुड़सवार मायने घोड़े पर सवार। में पर अधिकरण कारक, देखो कारक चिन्ह आया है यहाँ पर, तो कारक चिन्ह से आप सीधा कहाँ किस ओर ध्यान जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास की ओर। किस ओर जाएगा बेटा? तत्पुरुष समास की ओर, क्योंकि उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर सवार जो है वो प्रधान पद है क्योंकि वो उत्तर पद है, साथ ही साथ पर जो है वो कारक चिन्ह है और उसका लोप कर दिया जाता है, इसलिए बन गया ये शब्द घुड़सवार। तो घुड़सवार का समस्त पद विग्रह है घोड़े पर सवार, और ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो बेटा अगला उदाहरण है हमारे पास चंद्रमुख। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। मुख को उपमा दी गई है किसकी? चंद्रमा की। तो यहाँ उपमान उपमेय का संबंध है और जहाँ पर विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है वो समास कहलाता है कर्मधारय समास। कौन सा समास बेटा? कर्मधारय समास।
अगला है हमारे पास सुलोचना। सुंदर हैं लोचन जिसके वह स्त्री, लोचन मायने आंखें। ठीक है, तो प्रॉपर एक विशेष स्त्री के बारे में है जिसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। तो यहाँ पर ये जो है उपमा तो दी गई है, लेकिन ये जाएगा किस में? समस्त पद विग्रह की वजह से ये जाएगा बहुव्रीहि समास में, क्योंकि विशेष जो थर्ड पर्सन है उसके बारे में बताया गया। यानी कि यहाँ पर न सुंदर की विशेषता है न लोचन की विशेषता है, यानी तीसरे पद वह स्त्री की विशेषता है। ठीक है, तो वह स्त्री जो तीसरा पद है वो मुख्य पद है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण है हमारे पास बेटा गंगा यमुना। अगला जो हमें शब्द दिया गया है वो है गंगा यमुना। गंगा और यमुना में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह से मैंने आपको कहा पहचानो कौन सा पद है ये, कौन सा समास है ये? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह लगता है और खोलने पर और या अथवा समुच्चय बोधक प्राप्त होते हैं। तो गंगा यमुना, गंगा और यमुना, कौन सा समास? द्वंद्व समास। चौथा प्रश्न है बेटा निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाइए तथा समास का नाम भी लिखिए। पहले हमारे पास समस्त पद था, हमें उसका विग्रह करना था और समास का नाम बताना था। अब हमारे पास विग्रह है और विग्रह से हमें समस्त पद बनाना है और समास का नाम लिखना है। तो पहला है हमारे पास काठ की पुतली, कठपुतली। समस्त पद क्या बनाया हमने? कठपुतली। और समास का नाम, ठीक है, यहाँ पर की आया है। की क्या है यहाँ पर? कारक चिन्ह। पुतली जो है वो उत्तर पद है, उत्तर पद प्रधान है। काठ पूर्व पद है, वो गौण है, इसलिए ये क्या है? तत्पुरुष समास। मन से गढ़ी हुई, मनगढ़ंत। मन से गढ़ी हुई क्या बनाया समस्त पद हमने? मनगढ़ंत। तो से यहाँ पर कारक चिन्ह, ठीक है, तो कारक चिन्ह का यहाँ लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? मनगढ़ंत। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तीसरा महान देवता। महान देवता यानी महादेवता। तो देवता लेकिन महान, तो वो विशेषता है उसकी, विशेषण विशेष्य का संबंध है यहाँ। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अगला है युद्ध का क्षेत्र। फिर हमारे पास कारक चिन्ह आ गया। तो युद्ध का क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। बिना खटके के, बे खटके। बिना खटके के, बे खटके। बे खटके यानी बे क्या है यहाँ पर? अव्यय। उसने पूरे पद को क्या बना दिया? अव्यय बना दिया, तो इसलिए कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। तीन वेणियों का समूह। उत्तर पद समूह का बोध करा रहा है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है, तो ये कौन सा समास है? द्विगु समास। और इसका समस्त पद क्या बनेगा, यानी समास क्या बनेगा? त्रिवेणी। तो तीन वेणियों का समूह त्रिवेणी, और कौन सा समास है ये? द्विगु समास। माता तथा पिता। माता तथा पिता, तथा से हमें पता चल गया क्या कि यहाँ पर ये समुच्चय बोधक जुड़ा है। तो समुच्चय बोधक वाले जो ऐसे शब्द हैं वो क्या हैं? कौन से समास में आ जाएंगे? द्वंद्व समास में, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। माता और पिता दोनों की प्रधानता है, तो माता योजक चिन्ह पिता, कौन सा समास? द्वंद्व समास। अगला है बेटा हमारे पास चार भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु चतुर्भुज। वैसे तो ये द्विगु में जाता क्योंकि इसका पूर्व पद संख्यावाची है चतुर्भुज, लेकिन इसका जो समस्त पद विग्रह हुआ है वो क्या है? चार भुजाएं हैं जिसकी विष्णु, तो ये अब कहाँ जाएगा? बहुव्रीहि में। यदि ये होता चार भुजाओं का समूह तो ये जाता किसमें? द्विगु समास में,
जिसमें पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पर समस्त पद हमें क्या दिया है? 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो इसलिए हम इसे किस में रख रहे हैं? बहुव्रीहि समास में। आप पर बीती, में पर अधिकरण कारक, देखो कारक चिन्ह आया तो हमने समस्त पद यानी समास क्या बनाया? आप बीती। और कौन सा समास है ये? सीधी सी बात है, जहां कारक चिन्ह आएगा तो वो कारक चिन्हों का लोप होगा, वो समास कहलाएगा तत्पुरुष समास। अगला है बेटा प्रश्न हमारे पास, नीचे दिए गए समस्त पदों का इस प्रकार से विग्रह कीजिए कि वे द्विगु तथा बहुव्रीहि समास के उदाहरण बन जाएं। समस्त पद आपको एक ही दिया, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है? उसे द्विगु समास में भी बदलना है और बहुव्रीहि में भी बदलना है। यानी उसका समस्त पद विग्रह जो है वो 2 तरीकों से करना है, द्विगु समास से और बहुव्रीहि समास से। तो हमारा पहला शब्द है चतुर्भुज। अगर द्विगु समास को लेकर इसका समस्त पद विग्रह करेंगे तो वो होगा 4 भुजाओं का समूह। क्या होगा बेटा? 4 भुजाओं का समूह। और यदि बहुव्रीहि समास को लेकर इसका समस्त पद विग्रह करेंगे तो वो है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा। क्या होगा? 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात ब्रह्मा। दूसरा बेटा देखो, दूसरा हमारे पास है दशानन। अगर हम इसे द्विगु समास में लें तो वो होगा 10 आननों का समूह। आनन होते हैं मुख, ठीक है, तो 10 चेहरों वाला है ना, तो 10 चेहरों का समूह जो है वो जाएगा द्विगु में, और 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण, वो जाएगा बहुव्रीहि में। तो ये हमने क्या किया? समास यानी समस्त पद का विग्रह किया, किसमें? द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में। तीसरा हमें दिया है पंचानन। पंचानन, पंच मायने 5, आनन मायने मुख, तो 5 आननों का समूह, ये होगा द्विगु समास का समस्त पद विग्रह। और 5 हैं आनन जिसके, अर्थात हनुमान, 5 मुख वाले है ना, पंचमुखी हनुमान, तो 5 हैं आनन जिसके हनुमान, ये जाएगा बहुव्रीहि समास में। त्रिलोचन, द्विगु समास लें तो समस्त पद विग्रह करेंगे 3 लोचनों का समूह। लोचन मायने आंखें, 3 आंखों का समूह त्रिलोचन। और यदि इसे बहुव्रीहि में बदलना है, यानी कि बहुव्रीहि में इसका समस्त पद विग्रह करना है, तो होगा 3 हैं लोचन जिसके, मेरे और आपके तो है नहीं, वो किसी विशेष के लिए है। और किसके लिए है? भगवान शिव के लिए। उन्हें ही तो त्रिनेत्र कहा जाता है, त्रिलोचन कहा जाता है। तो हमारा बहुव्रीहि समास के हिसाब से क्या बनेगा? ये 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। और द्विगु समास से समस्त पद विग्रह होगा 3 लोचनों का समूह। अब है बेटा गृह कार्य। गृह कार्य किसका? व्याख्यान 1 का। व्याख्यान 1 में मैंने आपको 3 प्रश्न दिए थे, उन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको जो है फेयर नोटबुक में लिखने थे, ना सिर्फ उत्तर, प्रश्न भी। तो पहला प्रश्न आज हम उसकी चर्चा भी कर लेते हैं ताकि आपको आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं ये पता चल जाए। तो हमारा पहला प्रश्न था, समास किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त, संक्षिप्त मायने छोटा, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कहते हैं समास कहते हैं। उदाहरण है जल में रहने वाला, जल में रहने वाला, में पर अधिकरण कारक, कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तो उदाहरण है जल में रहने वाला, जलचर। दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया था, समास विग्रह से क्या तात्पर्य है?
यानी क्या मतलब है समास विग्रह का, उदाहरण देकर समझाओ। जब समस्त पद के दोनों पदों को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग। जब समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो यानी कि समास विग्रह क्या है, समस्त पद को अलग अलग करना। जैसे लंबोदर शब्द का विग्रह होगा, उदाहरण हमने क्या लिया है, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, लंबोदर का समस्त पद विग्रह कर दिया। अब है बेटा प्रश्न संख्या 3, समास के भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखो। तो उत्तर, समास के 6 भेद हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, उदाहरण मैंने क्या लिया है, राजपुत्र। दूसरा है कर्मधारय समास, नील कमल। तीसरा है द्विगु समास, 12 मासा यानी 12 मासों यानी महीनों का समूह। चौथा है बहुव्रीहि समास और उदाहरण है नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अगला है 5वां द्वंद्व समास, उदाहरण है रात दिन, रात या दिन। छठा है अव्ययी भाव समास और उदाहरण है यथा संभव, जैसा संभव हो, यानी यथा हमारे पास क्या है, अव्यय, तो इसलिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास। तो बेटा ये था आपका गृह कार्य व्याख्यान 1 का, और अब जो है मैं आपको गृह कार्य दे रही हूं व्याख्यान 2 का। ठीक है, तो व्याख्यान 2 के गृह कार्य में आपको 3 अंतर स्पष्ट करने हैं। किस किस में अंतर स्पष्ट करना है, पहला द्विगु और बहुव्रीहि समास में। पहला किस में करोगे, द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट। दूसरा करोगे द्विगु और अव्ययी भाव समास में अंतर, और तीसरा करोगे द्वंद्व तथा अव्ययी भाव समास में अंतर। तो ये 3 अंतर स्पष्ट करने आपको कि द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, द्विगु और अव्ययी भाव में क्या अंतर है, द्वंद्व और अव्ययी भाव में क्या अंतर है। आप बेटा इन अंतर को जो है अभी कच्ची कॉपी यानी रफ नोटबुक में करना, और जब मैं इसका सॉल्यूशन दूंगी यानी कि इसके आंसर्स आपको दूंगी उनसे मैच करना। यदि ये सही होते हैं तो अब आप इस काम को अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। अभी आपको कहाँ करने हैं, अपनी रफ नोटबुक यानी कच्ची कॉपी में। ठीक है बेटा, तो ये था आपका किसका, समास पाठ 8 समास व्याख्यान 2, जिसमें हमने क्या किया, अभ्यास कार्य। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।